नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में राजस्थान के बजट पर चर्चा करने के लिए। आज के बजट में हम जानेंगे कि ये पिछले साल के बजट से कितना बेहतर है, कौन से सेक्टर्स में सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया है, कहां पर प्रदर्शन में कमी रह गई है, राज्य सरकार के अंदर प्रति व्यक्ति कितनी आय के अंदर वृद्धि हुई है या राज्य पर कितने कर्ज की वृद्धि हुई है, किस सेक्टर को क्या मिला है, आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा अपना तीसरा बजट आज पेश किया गया और इसकी तीसरे बजट के अंदर जो भी घोषणाएं हुई वो फिलहाल की बड़ी सुर्खियों के रूप में राज्य में चल रही हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा के अंदर बजट पेश करने से पहले की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई। मीडिया से याद आया कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी इस वीडियो को देखने के बाद बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। नंबर बताते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को देख चुके हैं, सब्सक्राइबर से ज्यादा वीडियो को दर्शक देखते हैं, फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा उत्साह थोड़ा कम होता है, इसे बनाने में आप हमारी मदद करिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बजट होता क्या है, थोड़ा सा इस बारे में अगर चर्चा करें तो बजट सरकार के द्वारा एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज होता है जो ये दर्शाने का प्रयास होता है कि सरकार इस आने वाले महीने में किस मद में कितना खर्च करने वाली है। होने के लिए सरकार इसके अंदर अपना बजट में आय के और व्यय के सारे की सारे डेटा साझा करती है, बताती है कि हमारे पास कमाई कहां से होगी और हमारे खर्च कहां होंगे। सरकार के द्वारा यहां पर बताया जाता है कि अपने टैक्स से और टैक्स के अलावा और कौन से सोर्सेज हैं जहां से सरकार की कमाई होगी और कौन से सेक्टर्स हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, व किसान, ये तमाम प्रकार के जो सेक्टर्स हैं इनमें कितना खर्च होगा। जब राज्य के बजट की बात की जाए तो यह राज्य के आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है जिसकी यहां पर चर्चा होती है। क्या यह पूरी तरह से विधिक प्रक्रिया है? जी हां। राज्य का वित्तीय विवरण जो है वो आर्टिकल 202 का हिस्सा है, जिसमें राज्य को अपना बजट प्रस्तुत करना होता है। जिस प्रकार से केंद्र में बजट आता है बिल्कुल वैसे ही राज्य के अंदर भी राज्य के लिए बजट, राज्य के विषयों के लिए बजट लाया जाता है। इसका कुछ ऐतिहासिकता भी है। कहा जाता है कि राजस्थान का पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया था और उस समय के वित्त मंत्री नाथूराम मिर्धा ने इसे पेश किया था। उस बजट में जनता पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया था, इसीलिए इसे टैक्स फ्री बजट के रूप में भी याद रखा जाता है। इतिहास की तमाम घटनाओं में बहुत से बजट फेमस रहे, जिनमें से वित्त मंत्री के द्वारा, दिया कुमारी जी के द्वारा 2025-26 का जो बजट था उसे ग्रीन बजट का नाम दिया गया था। राजस्थान का जो सालाना बजट है वो अब बढ़कर के कई गुना तक पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि कई देशों के बजट से कुल जमा अधिक निकल गया है। राजस्थान के बजट को आज मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से पेश करने का प्रयास करता हूं कि मुख्यमंत्री के बजट में क्या खासियत रही। हालांकि उप मुख्यमंत्री की जो साड़ियां हैं वो भी सुर्खी का हिस्सा बनी है, निर्मला सीतारमण जी की तरह। इस बार के बजट में आपने साड़ी फागुनिया पहनी, जो कि बंधेज की साड़ी है। इसी प्रकार से आपने पिछले बजट में साड़ी बंधेज चुंदड़ी पहनी थी। इसी प्रकार से 2024 में आपने गुलाबी रंग का लहरिया पहना था, जो अपने आप में महिला सशक्तिकरण के साथ क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करते हुए चल रहा था। बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी रही, उनके बारे में भी आप और हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान का जो वित्त बजट आज पेश हुआ है, इस बजट के अंदर राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, सरकार के द्वारा इन्हें ऐतिहासिक बताने का प्रयास है और विपक्ष के द्वारा कुछ नहीं किए जाने का आरोप है। लेकिन आप और हम इसे थोड़ा डिकोड करने का प्रयास करते हैं। साथियों, बजट का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे ऑब्जर्व किया जाता है वो ये कि आपके ऊपर राज्य सरकार कितना खर्च करने वाली है। इस खर्च को और खर्च के साथ साथ सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, इन्हें हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, बजट में इस बार 6 करोड़ 10 लाख 6 करोड़ 10 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। अब इस नंबर को, असल में ये खुद 6 करोड़ लाख है, तो इसे 6.1 करोड़ लाख बोला जाए तो ज्यादा सही प्रोनाउंशिएट होता है, अदरवाइज कंफ्यूज होता है। तो 6.1 करोड़ लाख का बजट इस बार आया है। जो पिछली बार का जो बजट था, जो लगभग 5.58 करोड़ लाख के बजट से ज्यादा है। नंबर एक बात, यह बजट प्रस्तुत जो हुआ, ये खर्च के बारे में मैं आपके सामने रख रहा हूं और इन खर्चों में जो पॉइंट सबसे ज्यादा कंसिडरेबल हैं जिन्हें आप देखें वो ये कि इस बजट में राज्य सरकार का जो राजस्व व्यय है वो बढ़ा है, राज्य सरकार का ब्याज भुगतान बढ़ा है, राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ा है, राज्य सरकार का पूंजीगत परिव्यय बढ़ा है,
ऋण और अग्रिम भुगतान बढ़ा है, लेकिन राजस्व घाटा सरकार का घटा है। फिस्कल डेफिसिट कम होना राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन का निशानी होता है। इसका क्या मीनिंग है मैं वो आपको बताऊंगा। दूसरा जो पॉइंट यहां पर दिखाया गया वो ये कि राज्य का इस बार का जो बजट है ये सरप्लस बजट है। सरप्लस का मतलब राज्य सरकार 21,000 करोड़ के मुनाफे में बजट शो की है। अर्थात राज्य सरकार ने बताया है कि हम खर्च करने वाले हैं 6.1 करोड़ लाख रुपया और हमको प्राप्त होगा 6.11 लाख करोड़ रुपया। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर निकल कर आ रहा है वो बजट आधिक्य यानी बजट सरप्लस के रूप में निकल कर आ रहा है। वहीं पिछली बार का जो अंतर है रिसीविंग्स और खर्चे के बीच में वो 8,500 करोड़ का अंतर था। अर्थात सरकार का कहना है कि इस बार हम लोग पिछले बार से लगभग 4 गुना ज्यादा धन अर्जित करने वाले हैं। सरकार लाभ में रहने वाली है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जहां तक बात हो सरकार के घाटे की, राजस्व घाटे की, राजस्व घाटे का मतलब हुआ कुल आय और उसके जो होने वाले खर्च हैं, आय के मुकाबले होने वाली जो खर्चे हैं उनके बीच में खर्च अगर ज्यादा है और आय अगर कम है और वो रेवेन्यू बेसिस पर है, रिकरिंग बेसिस पर है, तो उससे उत्पन्न होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा इस बार कम हुआ है, अर्थात राजस्व व्यय में कमी आई है और राजस्व अर्जन में यानी टैक्स कलेक्शन में वृद्धि हुई है। बजट आधिक्य और बजट सरप्लस का ये राजस्व घाटे का कम होना, ये दो बड़े सिग्नल सकारात्मक देखे गए। साथ ही साथ में जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कुल परिसंपत्तियों पर और राजस्व पर खर्चा और कुल परिसंपत्तियों और राजस्व से आय, इनके बीच का जो अंतर है यानी खर्च माइनस आय, ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो 79,49,252 करोड़ का है। मतलब 80 लाख करोड़ का अभी बजट घाटा है। 80 लाख करोड़ के इस बजट घाटे का मतलब यह है कि हमारे पास में अगेन खर्चे अधिक हुए और ओवरऑल हमारी कमाइयां कम हुई। फिस्कल घाटा और राजकोषीय फिस्कल घाटा और रेवेन्यू घाटे में मेजर अंतर क्या है? जब आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे होते हैं तो पूंजी निर्माण में जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो भी खर्च में काउंट होता है। रेवेन्यू के दौरान जो खर्च हो रहा था, जो हर महीने हर साल खर्च होने वाला था, उसके अतिरिक्त उसे भी काउंट किया जाता है। यही कारण है कि यहां पर यह वाला मद देखने योग्य है। कौन सा वाला? कि पूंजीगत परिव्यय बढ़ाया गया है, अर्थात राज्य सरकार बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर खर्च करने जा रही है वो ज्यादा खर्च करने जा रही है। इसके चलते सरकारी खर्च बढ़ते हैं और सरकारी खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटा आपको बड़ा दिख रहा है। अर्थात इस बजट का सेकंड सकारात्मक पॉइंट जो देखा जा सकता है वो ये कि पूंजीगत संरचनाओं के निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, अस्पताल, तमाम प्रकार की रोड व्यवस्थाएं विकसित करने में सरकार ज्यादा बजट खर्च करेगी। कहा जाता है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च होता है तो वो खुद ही रेवेन्यू घाटे को कंपनसेट करता हुआ चला जाता है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा बजट में इस वाले पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। अगर इन तमाम प्रकार के ऑब्जर्वेशंस को करें तो इसमें फिर नकारात्मक बिंदु क्या है? नकारात्मक बिंदु है बजट के अंदर बजट घाटे के साथ साथ ऋण अग्रिम भी बढ़े हैं। सरकार के द्वारा इंटरेस्ट जो लिया गया है, इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है वो ज्यादा किया जा रहा है। जो उधार लिया गया है, क्योंकि जब 80 लाख करोड़ का आपके पास उधार है तो उसमें से 43 लाख करोड़ रुपया आप केवल भुगतान ब्याज के ऊपर कर दे रहे हैं। यह पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। इस प्रकार से बजट के अंदर खर्चे ब्याज पर होने वाले हैं। यह अपने आप में एक बड़ा नंबर है। कुल मिलाकर के अगर 6 लाख करोड़ का राज्य सरकार का बजट, 6.1 करोड़ लाख का सरकार का बजट है, उसमें से 80 लाख करोड़ रुपया अगर केवल घाटा चल रहा है तो यह अपने आप में बजट के साथ जो एक तरह से कहा जाए तो कुल बजट में से एक बड़ा हिस्सा आपको कर्ज के रूप में दिखाई पड़ता है। उन्हें आप इन पैराग्राफ्स और इन ग्राफ्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इन ग्राफ पैटर्न्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ एक सकारात्मक बिंदु जो इस बार ऑब्जर्व किया गया वो ये कि प्रति व्यक्ति राजस्थान की आय बढ़कर के 2.02 हजार रुपए हो गई। यानी 2,02,000 रुपए राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति आय हुई है, जो पिछली बार से बढ़कर 1,65 लाख 1,65,000 से बढ़कर है। साथ ही साथ में अगर देखा जाए कि सरकार इतना पैसा कमाकर कहां से लाती है और कहां खर्च करती है, तो आइए उन पर भी एक नजर डाल लिया जाए। राज्य की अगर कुल आय की बात की जाए तो राज्य की कुल आय का 46.7% हिस्सा
राज्य सरकार को कुल मिलाकर के 46.7% हिस्सा केंद्रीय ऋण से और शुद्ध आंतरिक उधार से प्राप्त होता है। हमारी जो आय का मतलब बड़ा हिस्सा राज्य के ऊपर जो आ रहा है, या तो केंद्र सरकार अपने से कट दे। केंद्र कौन सा कट देता है? जब केंद्र के साथ में वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत यह कहता है कि राज्य से जितना कर आपको प्राप्त हुआ है, अब उसे राज्य को वापस देने का समय है। तो राज्यों को जब पैसा लौटाया जाता है पूरे देश में, तो उससे हर राज्य को अपना अपना हिस्सा मिलता है, और उस हिस्से से राजस्थान के अंदर कुल बजट की 46.7% भरपाई होती है। हमारे हिस्सों में केंद्रीय करों में जो हमारा हिस्सा है वो 14.80% है। इसी प्रकार राज्य वस्तु और सेवा कर से 11.86% है। राज्य उत्पादन शुल्क से 3.44% है। इस प्रकार से बड़े करों का हिस्सा राज्य के बजट के अंदर कंसीडर होता है। जहां तक बात हो खर्च की, तो हमारे खर्च में जो मेजर हिस्सा खर्च होता है वो राजस्व व्यय पर, मतलब जो राज्य के अंदर हर साल होने वाले काम हैं, चाहे फिर वो तनख्वाह देना हो, चाहे ब्याज का भुगतान करना हो, उस प्रकार की चीजों पर, सॉरी, तनख्वाह देने जैसी व्यवस्थाओं पर, या हर इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा जो तमाम प्रकार के हर साल होने वाले खर्च हैं उन पर होती है। ब्याज की अदायगी के 7.15% खर्चा होता है। अगर हम अपने कुल बजट में से अपने फायदे की चीज देखें कि हमारा बजट हमारे कहां काम आएगा, तो वो केवल इतनी सी जगह काम आता है, 8.84%। अर्थात राज्य को इतने बड़े बजट में से अपने लिए, यानी कि राज्य में कुछ नया बनकर आएगा तो उसमें इतना सा खेल है जो हमारे काम का होगा। अदरवाइज ऋणों के भुगतान में खर्चा हो जा रहा है, ऋण के अग्रिम भुगतान में, ब्याज की अदायगी में एक बड़ा हिस्सा चला जा रहा है। राजस्व व्यय के अंदर जो आधा खर्चा है वो कुछ कुछ योजनाओं पर जो सालाना खर्च होने वाली चीजें हैं। राज्य के अंदर कई ऐसी चीजें जो सी चिकित्सा में, स्वास्थ्य के अंदर, नल के अंदर, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उन पर आधा खर्चा हो रहा है। परिसंपत्ति निर्माण में केवल 8% हिस्सा हमारे ब्याज का खर्च होगा। खैर, ये तो रही इकोनॉमी की भाषा में बातें जो आप और हमने की। लेकिन इसके अलावा अगर बजट के अलोकेशन की बात करें तो किस सेक्टर के साथ कितना बजट अलोकेट हुआ, तो स्वास्थ्य के लिए 27,000 करोड़, शिक्षा के लिए 46,000 करोड़, इसी प्रकार से सामाजिक सशक्तिकरण के लिए 28,000 करोड़, औद्योगिक खनन और आर्थिक क्षेत्र के लिए 6,000 करोड़, पर्यटन के लिए 500 करोड़, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 58,000 करोड़, जल सुरक्षा के लिए 17,000 करोड़। ये बड़े मद हैं जिनके अंदर खर्च को प्राथमिकता दी गई है। रही बजट के अंदर होने वाली प्रमुख घोषणाओं की, तो इन घोषणाओं में 5,000 होमगार्ड्स की भर्ती एक बड़ी खबर रही। डिजिटल अरेस्ट से बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर खोलने की बात, उपनिवेश विभाग को खत्म करके उसका राजस्व विभाग में विलय करने की बात, 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा, साथ ही साथ में जो बेहतरीन काम करने वाली पंचायतें हैं उनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तरह स्टेट पंचायत पुरस्कार दिए जाने की घोषणा, शेखावाटी तक हथनी कुंड से यमुना का पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ की परियोजना का काम जल्द शुरू करने की बड़ी घोषणा। हालांकि इन घोषणाओं को आप अखबारों में भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार में अगर देख करके बोला जाए तो उन बजट घोषणाओं में प्रमुख रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए 6800 करोड़, बीकानेर जैसलमेर में नए सोलर पार्क के लिए 3,000 करोड़, कृषि संबंधित क्षेत्र में 11,000 करोड़, 25,000 करोड़ ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण के भुगतान के लिए, 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे, 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंदर ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़। एक जो सबसे बड़ी चीज हाईलाइट हो रही है वो स्वास्थ्य के अंदर है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी अब अपना मुफ्त में इलाज राज्य सरकार के साथ करा सकेंगे। ये एक बड़ी खबर रही है। 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज का अनुदान, यानी कि वो लोन लेंगे अगर 10 लाख रुपए तक का, तो उन पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज अगर लिया गया तो उसको सब्सिडाइज कर दिया जाएगा। यानी 10 लाख रुपए तक अगर कोई भी युवा साथी लोन लेता है तो ब्याज मुक्त उसे लोन मिलेगा, उसको अपना उद्यम लगाने के लिए या स्वरोजगार विकसित करने के लिए। राजस्थान के अंदर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी, जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, वैसे ही राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी का काम किया जाएगा, बनाया जाएगा। निःशुल्क इलाज सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ राज ममता योजना की शुरुआत की जाएगी। मोक्ष वाहिनी योजना लागू होगी। अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह बनाए जाएंगे। ऋण पर स्टांप ड्यूटी 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई। अन्य राज्यों से लाए गए गैर वाणिज्यिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 50% तक की छूट दी जाएगी। अर्थात अगर आपको किसी दूसरे राज्य में कार सस्ती मिलती है तो उसके रजिस्ट्रेशन पर 50% तक की छूट दी जाएगी। यह बड़ा बड़ा मतलब पॉइंट निकल करके आ रहा है। अब दूसरे राज्यों से भी लोग गाड़ी खरीद के राज्य में लेकर आ सकेंगे।
थार सर्किट का विकास होगा, शेखावाटी के हवेलियों का संरक्षण होगा, नमो वन और अरावली संरक्षण के लिए 130 करोड़, 200 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 60 सीएनजी स्टेशन की स्थापना और 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर्ड कमेटी की घोषणा होगी। अब अगर इनको सेक्टर वाइज देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 42,000 किलोमीटर सड़कों का विकास मेजर बात कही गई है। 500 करोड़ की लागत से 250 अटल प्रगति पथ, 100 करोड़ की लागत से 2000 कैमरे लगाने की बातें प्रमुख रूप से निकलकर आई हैं। सड़क निर्माण में 3800 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का विकास, 100 करोड़ की लागत से स्मार्ट मैनेजमेंट करते हुए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा। 2000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो कि ट्रैफिक को पूरी तरह से संभाल बुझाकर चला लें। पानी के लिए 24,000 करोड़ पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी होंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा 3 लाख नए जल कनेक्शन के लिए 1 साल में जारी होंगे। 6500 गांवों को हर घर नल उपलब्ध कराया जाएगा। आगामी वर्ष में 600 ट्यूबवेल और 1200 हेडपंप लगवाए जाएंगे। साथ ही साथ जल जीवन मिशन के द्वितीय चरण में 3530 करोड़ रुपए का व्यय करके 83 शहरों में जलापूर्ति की सर्विस संवर्धित की जाएगी। उद्योग और निवेश के अंदर अगर बात की जाए तो 350 करोड़ की लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर जमीन फेज मैनर तरीके से विकसित की जाएगी, फेज्ड मैनर में। अगले 2 साल में 600 करोड़ रुपए वहां पर भी खर्च किए जाएंगे। नए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे। राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका कनाडा को शामिल करके 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों और इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराए जाएंगे। ये प्रमुख चीजें रखी गई हैं। साथ ही साथ शहरी विकास के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा। सभी संभागीय मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा, चाहे अंडरपास बनाकर, चाहे ब्रिजेस बनाकर, या फिर सड़कों पर बेहतरीन प्रबंधन करके, चाहे वन वे सुविधा ही की जाए, इस तरह की व्यवस्थाओं को किया जाएगा। पार्किंग संबंधी काम, फ्लाईओवर संबंधी काम करवाए जाएंगे। जयपुर के 1000 करोड़ को शामिल करते हुए 2300 करोड़ से ज्यादा इसमें कुल मिलाकर खर्च होंगे। शहरी निकायों में 7 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएंगी। अजमेर और जयपुर में ड्रेनेज समेत शहीद शहरों में 1020 करोड़ रुपए का प्लान मास्टर ड्रेनेज प्लान के तहत बनाया जाएगा। जहां तक बात हो युवा और शिक्षा की, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा जहां 50,000 छात्रों को फायदा होगा। इसके अंदर व्यवस्था में 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा में ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्रियल पार्क को जोड़कर सेंटर खोले जाएंगे। एआई स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू होगा। 30 करोड़ की लागत से नए टेक्नो हब बनाए जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी जो ऑनलाइन टेस्ट समेत कई प्रकार की एग्जाम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। स्कूली शिक्षा में 323 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों के खेलने की किट का एक जादुई पिटारा उपलब्ध कराएगा। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के ई वाउचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 से लेकर 8वीं तक के 40 लाख स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म के 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगले साल 2500 से ज्यादा स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 450 करोड़ की लागत से जर्जर स्कूलों के भवन का निर्माण होगा और सभी स्कूल में टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। साथ में बाल सितारों के लिए 22,746 आंगनबाड़ी केंद्र, 7500 आंगनबाड़ियों में 225 करोड़ की लागत से नंदघर, छात्र सितारों के लिए नवी कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्रों को ई वाउचर, टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट्स दिए जाएंगे। इसी प्रकार से छात्रों को टैबलेट, स्कूटी, साइकिल, यूनिफॉर्म हेतु ईडीबीटी वाउचर्स दिए जाएंगे। गाड़िया लोहार समुदाय के लिए स्कूल ऑन व्हील की सुविधा होगी। जर्जर अथवा भवनहीन विद्यालयों के लिए 450 करोड़ का प्रावधान रहेगा। ये तमाम सूचनाएं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पहल में दी गई हैं। तो उम्मीद करते हैं मैंने मैक्सिमम चीजें आप लोगों को अब बोलकर बता दी हैं। ये रहा कुल मिलाकर के बजट। हालांकि इसके अंदर अब सिलसिलेवार तरीके से हर चीज पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। मैक्सिमम डेटा वो है जो मैं आपको बोलकर सुना चुका हूं। उसके अतिरिक्त अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो हम अभी थोड़ी देर में आपको नीचे की तरफ पीडीएफ इसकी पिन कर देंगे। आप वहां से इन मेजर चीजों को पढ़कर देख लीजिएगा। रही बात बजट पर प्रतिक्रियाओं की, तो मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया तो अपोजिशन के द्वारा इसके ऊपर सारी उम्मीदों को धराशायी करने वाला नाम दिया गया। सरकार उधार लेकर घी पी रही है, अपोजिशन का इस प्रकार का सरकार पर आरोप रहा। सरकार के ऊपर आरोप है कि 5 साल में 100% से ज्यादा कर्ज बढ़ गया है। 2022 में कुल कर्ज 3,53,000 करोड़ था, वो बढ़कर के अब 6,41,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ऐसा सरकार के ऊपर कर्ज लेने के अंदर नाम आ रहा है। कर्जदार राज्यों में राजस्थान का नंबर 6ठे नंबर पर कुल देश के अंदर चल रहा है। इसी कारण से कर्ज के चलते राजस्थान का जो मेजर बजट है वो ब्याज भुगतान के अंदर खर्च हो रहा है।
कुल मिलाकर यही था राजस्थान का बजट। आप लोगों को इस बजट से क्या मिला? आप लोगों ने इस बजट से क्या पाया? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे साझा कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।